मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 गुब्बारे में चीता कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब ऊपर देखिए लिखा है 6 यानी लेसन 6 पाठ 6 गुब्बारे में चीता। इस कहानी का शीर्षक है गुब्बारे में चीता और इसके लेखक मैंने आपको क्या बताया, मुंशी प्रेमचंद। अब नीचे देखिए लिखा है, आप जानते ही हैं बच्चे उस काम को अवश्य करना चाहते हैं जिसे करने से मना किया गया हो। जिस कार्य को करने के लिए उन्हें मना किया जाता है, बच्चे वही कार्य करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है, हर चीज जान लेने की इच्छा उनमें प्रबल होती है। उनमें सब कुछ जान लेने की चाहत होती है, वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं। यह चाहत उन्हें कई बार घोर संकट में भी डाल देती है। यही चाहत जो उनकी इच्छा है कभी कभी उन्हें मुसीबत में डाल देती है, संकट में डाल देती है। फिर भी वे नए नए प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। फिर भी वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार वो अपने को रोक नहीं पाते हैं ऐसा करने से। पाठ प्रवेश। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इस कहानी में उन्होंने बलदेव नाम के एक लड़के का किस्सा बयान किया है, जो अपने साथियों के साथ गेंद का खेल ना खेलकर सर्कस देखने गया। सर्कस में उस पर क्या क्या बीती ये बताने की नहीं, पढ़कर आनंद उठाने की बात है। अब मैं आपको आगे पढ़कर बताऊंगी कि इस कहानी में बलदेव ने अपने से बड़ों का कहना ना मानकर कैसी मुसीबत में अपने को फंसा लिया और फिर उस मुसीबत से कैसे निकला, ये इस कहानी में बताया गया है। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। स्कूल के पास में जहां बलदेव और उसके मित्र पढ़ते थे, वहां पर ही उसी स्कूल के पास में एक मैदान था, उसमें सर्कस लगा हुआ था। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन अर्थात इश्तहार, जैसे मैं बोल रही थी ना आपको कि विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। जो विज्ञापन लगाया गया था, जो उसके पोस्टर लगाए गए थे, उनमें जानवरों के चित्र बने हुए थे और वो अजीब अजीब कार्य कर रहे थे जो जानवर करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे, पोस्टर देख रहे थे वो सब कि यहाँ पे सर्कस लगा है और सब ललचा रहे थे यानी देखना चाहते थे। उनका मन हो रहा था, उस पोस्टर देख देख के उनका मन हो रहा था कि वो भी जाएं और सर्कस देखें। लड़के तमाशा देखने के लिए, तमाशा का क्या अर्थ है यहाँ पर? मनोरंजक दृश्य, खेल कूद या कोई हंसी की ऐसी घटनाएं देखने के लिए वो लालायित हो रहे थे। ललचा रहे थे का मतलब है कि लालायित हो रहे थे, जल्दी से देख लेना चाहते थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। जैसे कहते नहीं फर्स्ट शो इतने बजे से है, वही पहला तमाशा जो शो था वो कब शुरू होने वाला था? रात को शुरू होने वाला था। इश्तहार बड़ा आकर्षक था। अब इश्तहार यहाँ पे क्या है? उर्दू का शब्द है और इसी को मैंने आपको बताया था ना कि इसका अर्थ विज्ञापन है। आप विज्ञापन को इश्तहार कह सकते हैं और इश्तहार को विज्ञापन कह सकते हैं। विज्ञापन का अर्थ इश्तहार है और इश्तहार का अर्थ विज्ञापन है। इश्तहार बड़ा आकर्षक था। अब क्या था इश्तहार में लिखा, ये देखिए, आ गया है जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। अब सर्कस का नाम क्या है? बम्बई सर्कस से कह रहे हैं कि देखिए आपके शहर में कौन सा सर्कस आ गया है? बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए, आइए और सर्कस देखिए। इसका मतलब ये है आइए और इस तमाशे को यानी इस सर्कस को देख के मनोरंजन कीजिए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े खेल होंगे और इसके साथ में एक खेल आपको और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। हेडमास्टर साहब जो स्कूल के थे, उन्होंने सारे बच्चों को कहाँ जाने के लिए? सर्कस में जाने के लिए मना कर दिया था। मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था।
क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, विज्ञापन देखा था किसका, सर्कस का, और उसमें आकर्षक चित्र भी देखे थे। तो उनका मन कहाँ लगा हुआ था, सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, अपने सामने किताबें तो खोल रखी थी मगर वो चर्चा किसकी कर रहे थे, जानवरों की कर रहे थे। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वहां पर क्या होगा, शेर और बकरी क्या एक ही बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा, वो सोच रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हाथी तो कितना बड़ा है तो वो बैलगाड़ी पर कैसे बैठ जाएगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तो आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बोलता है कि बैलगाड़ी जो होगी, जब हाथी इतना बड़ा होगा तो बैलगाड़ी के पहिए भी बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और सर्कस में क्या होगा, तोता बंदूक चलाएगा और वन मानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। वन मानुस ये बंदर की ही एक प्रजाति होती है। वो क्या करेगा, बाबू बनकर कहाँ बैठेगा, मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था। बलदेव क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ क्या कर रहा था, हिसाब की कॉपी में जो मैथ्स की नोटबुक होती है ना, उस पर किसका चित्र बना रहा था, शेर का चित्र बना रहा था। और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। क्या सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं, कौन सा दिन होता, इतवार अर्थात रविवार होता। रविवार को स्कूल में भी छुट्टी रहती है ना, तो इसलिए वो सोच रहा था कि अगर शनिवार ना होके रविवार होता तो कितना अच्छा होता। हम सभी लोग मिलकर कहाँ जाते, सर्कस देखने जाते। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। बलदेव ने बहुत ही मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं, और ये मना रहा था कि जल्दी से छुट्टी हो जाए और मैं सर्कस देखने जाऊं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वो जामे से बाहर हो गया। हेडमास्टर साहब ने जब जाने के लिए मना कर दिया तो वो जामे से बाहर हो गया, यानी अपनी हद लांघ गया। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जामे से बाहर होना। ठीक है। छुट्टी होते ही वो बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। वहां पर तो नहीं बोल पाया, वहां पर तो हेडमास्टर साहब ने अपना आदेश सुना दिया। जैसे ही छुट्टी हुई तो वो बाहर आया और जो बच्चे थे, साथ के लड़के थे, उनसे बोला, मैं तो जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। अन्य लड़के इतने साहसी न थे, जो दूसरे लड़के थे वो इतने साहसी नहीं थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने मना किया था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया। अब बलदेव अकेला ही पड़ गया, मगर वो बड़ा जिद्दी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो जिद्दी होते हैं और अपने से बड़े जो कहते हैं उनका कहना नहीं मानते हैं। वो हमेशा उसका उल्टा करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। जैसे बलदेव मुसीबत में पड़ गया था और उसने नुकसान उठाया था, तो वो बलदेव कैसा था, मगर वो बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसके मन में जो बात आ जाती थी उसको वो पूरा करने की कोशिश करता था, वो पूरा करता ही था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। शनिवार को जो और लड़के थे, दूसरे लड़के थे, वो सब मास्टर जी के साथ में गेंद खेलने के लिए चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया, और बलदेव बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से खिसक कर चुपचाप निकलकर कहाँ चला गया, सर्कस देखने चला गया। वहां पहुंचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो वहां पर उसने एक आने, पहले चलते थे, एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने के लिए अंदर चला गया, सर्कस में देखने के लिए चला गया। वहां जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वहां पर जब उसने जानवरों को देखा तो वो एकदम मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। जब उसने वहां जानवरों को देखा तो उसके मन में बहुत झुंझलाहट हुई कि यहाँ तो सर्कस में आने के लिए कितना मैं जो है लालायित था, और कितना जिद करके चुपके से निकल के मैं सर्कस में आया, हेडमास्टर की बात भी नहीं मानी। और वो शेर है, शेर को उसने देखा तो कह रहा वो शेर है, एकदम दुबला पतला सा था, और उसने तो सोचा था हष्ट पुष्ट होगा, एकदम स्वस्थ, लंबा चौड़ा बिल्कुल।
वैसा तो शेर उसको दिखा नहीं। मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ गया। ऐसा लगता है कि ये महीनों से बीमार है। ऐसा दुबला पतला सा कमजोर सा शेर लग रहा था। तो उसने कहा वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और वो जो पोस्टर उन्होंने लगाया था उसमें बहुत लंबी लंबी बातें जो है कही होंगी पोस्टर में, और पोस्टर में दिखाया होगा। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि ये 20 हाथ ऊंचा कैसे उछल पाएगा, ये तो बहुत कमजोर है और ये सुंदर वन का बाघ है। और दूसरा देखा कि ये सुंदर कह रहा था कि सुंदर वन का बाघ है। सर्कस में जो ऐसा बोलते हैं ना विज्ञापन करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्कस देखने के लिए आए। तो कह रहा और ये सुंदर वन का बाघ है। उसको भी देखा एकदम दुबला पतला सा है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका खून पूरा चूस लिया। इसके शरीर में खून ही नहीं है, इसका मतलब है मुर्दे की तरह पड़ा है। कैसे पड़ा है, जैसे लगता है उसके शरीर में जान ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मृत हो गया हो। वाह रे भालू, भालू को देखा उसने तो कहा वाह रे भालू, ये भालू है या सुअर। एकदम वो भी छोटा सा दुबला पतला सा था। तो कह रहा ये भालू है, लग ही नहीं रहा, ये तो भालू नहीं सुअर लग रहा है। और वह भी काना। और काना किसको कहते हैं, जो एक आंख वाला होता है। तो कह रहे ये एक तो भालू एकदम दुबला पतला छोटा सा, और वो भी कैसा है, एक आंख का है। एक मतलब काना है, यानी एक ही आंख है उसके। जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। ऐसा लगता है जैसे इसको इसके मौत पीछे पड़ी थी और वहां से किसी तरीके से छूट के ये भाग कर आया हो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है। फिर उसकी नजर चीते पे गई तो उसने देखा कि और सारे जानवरों से चीता के अंदर कुछ जान लग रही है। और एक 3 टांग का कुत्ता भी। फिर उसने एक 3 टांग का कुत्ता देखा। वैसे 4 टांग के कुत्ते होते हैं, लेकिन इसकी 3 ही टांग थी। मन ही मन सोचा इसकी एक टांग किसने काट ली। अब वो अपने मन में सोच रहा है, वो भी तो बच्चा ही है। तो वो सोच रहा है अरे वैसे तो कुत्ते के 4 टांग होती हैं, इसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कटे कुत्ते तो देखे थे। दुम कटे यानी जिनकी पूंछ नहीं होती है उनको बोलते हैं। तो कहा दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। लेकिन वो सर्कस आया तो कहा पैर कटा हुआ कुत्ता तो मैंने आज ही देखा, दुम कटे कुत्ते तो बहुत देखे थे जिनकी पूंछ कटी हुई थी। और ये दौड़ेगा कैसे, और जब इसका एक पैर कटा है तो ये कैसे दौड़ेगा। ये सोचकर बलदेव बड़े जोर से हंसा। ये सोचकर बलदेव को बहुत जोर से हंसी आ गई। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। अब बलदेव को अफसोस भी हो रहा है, वहां के एकदम जानवर बिल्कुल मृत प्राय लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके अंदर जान ही नहीं है, दुबले पतले कमजोर से, जैसे महीनों से बीमार हो, खाना भी नहीं मिला हो। तब इसे अफसोस हो रहा है बलदेव को। और वो क्या कह रहा है कि बेकार में गेंद छोड़कर आ गया। कम से कम वहां पर सबके साथ में गेंद खेलता तो ज्यादा मजा आता, और यहाँ फालतू में आ गया। एक आने पैसे भी गए, और जो एक आना पैसा उसके पास था वो भी चला गया, क्योंकि वहां टिकट लेना पड़ता है सर्कस में जाने के लिए। ऐसे जानवरों को तो मैं सेठ मेत में भी ना देखता। ऐसे जानवरों को सेठ मेत में यानी फ्री में भी नहीं देखता। बिना पैसा दिए भी कोई मुझे जबरदस्ती भी दिखाता तो भी मैं नहीं देखता, अगर मैं जानता कि ऐसे जानवर हैं सर्कस में। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। इतने में अभी वो ये सब देख ही रहा था, तब तक उसे एक बहुत भारी सा बड़ा सा गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, और उसी के पास में एक आदमी खड़ा था जो जोर जोर से बोल रहा था, चिल्ला रहा था यानी जोर जोर से बोल रहा था, आओ चले आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। वो अपनी ओर बुला रहा था लोगों को, कह रहा था आ जाओ और 4 आने में, पहले 4 आने चलते थे अभी तो बंद हो गए हैं। तो क्या कह रहा है, 4 आने में आकर आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर चौंक पड़ा। बलदेव अभी उसी तरफ देख रहा था कि अचानक फिर से शोर सुनाई दिया। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। पीछे मुड़कर देखा तो बहुत तेजी से डर गया। क्यों डर गया, क्योंकि वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। जिस चीते को उसने देखा था कि वो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था, वही चीता पिंजरे से किसी तरह से निकल गया और उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। बलदेव वहां से जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इतने में एक और तमाशा हो गया। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा क्योंकि उधर भी एक आदमी खड़ा था। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वो चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था उसने जब देखा कि वो चीता उसकी तरफ आ रहा है
तो वो बहुत तेजी से अचानक जोर से भगा वहां से, गुब्बारे की रस्सी छोड़कर। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वो झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। बलदेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, झट से तुरंत वो कहाँ पर चढ़ गया, गुब्बारे के ही ऊपर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा और चीता भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए गुब्बारे पर ही जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था और जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वो तो पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, अब कोई रस्सी भी नहीं पकड़े था, वो गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वो ऊपर उठा, जैसे ही रस्सी छूटी वो तुरंत ऊपर उठ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। अब बलदेव और चीता चूंकि गुब्बारे के ऊपर थे इसलिए वो भी उसी के साथ में ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा और बातों ही बातों में गुब्बारा, क्योंकि उसके अंदर तो गैस भरी हुई थी, और वो एकदम से काफी ऊपर उड़ गया, ऊपर तक पहुंच गया। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे। बलदेव ने जैसे ही नीचे देखा तो जो नीचे भीड़ खड़ी हुई थी, जो लोग खड़े हुए थे, वो तेज तेज आवाज में चिल्लाकर चीते से कैसे बचे उसके उपाय उसे बतलाने लगे। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। अब यहाँ भी होश उड़ जाना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि एक तो चीता उस पर गुब्बारे पर और ऊपर से गुब्बारा ऊपर उड़ा जा रहा था, तो कह रहे हैं होश उड़े हुए थे। होश उड़ जाना अर्थात क्या है, घबरा जाना। बलदेव पहले से ही बहुत घबराया हुआ था, उसकी समझ में कोई बात ना आई। तो जब बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो कोई कुछ भी बोल रहा होता है वो समझ में नहीं आता है, तो यही बलदेव के साथ हो रहा था। उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था बलदेव के प्राण सूखते जा रहे थे। ये भी मुहावरे का प्रयोग है। प्राण सूखना अर्थात बहुत अधिक घबरा जाना। वैसे वैसे जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा था वैसे वैसे बलदेव की घबराहट बढ़ती जा रही थी। चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता। यहाँ पर भी देखिए, चट कर जाता अर्थात खा जाता। ठीक है, चीता तो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से बलदेव को खा सकता था, अपना शिकार बना सकता था, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। मगर चीता खुद घबरा रहा था क्योंकि उसे तो अपनी भी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था, वो तो अपना यही भूल गया था कि वो चीता है और सामने कौन है, सामने उसका शिकार है, मनुष्य है, इंसान है। वो तो खुद ही घबरा रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए और घायल ना हो जाए। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वो फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। आखिर तक में चीता इतना डर गया कि उसके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना ये भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस विपत्ति से वो इतना ज्यादा घबरा गया, कौन, चीता, कि वो फिसल गया। गुब्बारे पर चढ़ा था और गुब्बारे से फिसल गया तो वो नीचे उल्टा नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब हड्डी पसली चूर चूर होना ये भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से घायल हो जाना। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, यानी जमीन पर गिरते ही वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब तक तो बलदेव चीते से ही डर रहा था। अब ये फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब उसको ये फिक्र होने लगी कि ये गुब्बारा देखो मुझे कहाँ लेके जाए, इतना तेजी से उड़ रहा है ऊपर। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। उसे याद आया कि वो एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त वो उससे कई गुना ऊंचा था। एक बार वो सोच रहा है कि एक बार वो घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था तो ऊपर से उसे जो नीचे के आदमी थे वो एकदम छोटे छोटे खिलौने की तरह लगते थे, और जो घर थे वो बिल्कुल घरौंदे, छोटे छोटे घरौंदे जैसे लगते थे। मगर इस वक्त वो उससे भी कई गुना ऊंचा था। कई गुना ऊंचा गुब्बारा उसको लिए जा रहा था, उड़ा जा रहा था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। एकाएक उसे कोई बात याद आई कि उसने किसी किताब में पढ़ा था
कि गुब्बारे का ऊपर से मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे ये न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े वेग से गिरने लगा। एकाएक उसे ये बात याद आई कि उसने किसी किताब में ये पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है, क्योंकि उसमें से गैस निकल जाएगी तो फिर वो कैसे उड़ेगा ऊपर। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि मुंह धीरे धीरे उसका खोलना चाहिए तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। उसने क्या किया, एकदम से मुंह खोल दिया तो वो गुब्बारा बड़े वेग से, बड़ी तीव्र गति से नीचे गिरने लगा। जब वो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। जब वो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था तब उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था, एक नदी बह रही थी। फिर तो वो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। फिर तो उसने क्या किया, रस्सी को छोड़ दिया और उस नदी में कूद गया और तैरकर निकल आया और तैरकर वो वहां से निकल आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़े हमारी भलाई के लिए ही हमें कोई सलाह देते हैं, किसी काम को ना करने को कहते हैं। अगर वो किसी कार्य को नहीं करने के लिए कहते हैं तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। वे अपने अनुभव से ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। कभी कोई संकट आ जाए तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, साहस से कार्य करना चाहिए और अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जैसे बलदेव ने क्या किया, यहाँ पर बलदेव ने अपने से बड़ों का कहना नहीं माना, हेडमास्टर का कहना नहीं माना और वो मुसीबत में पड़ गया। जब वो मुसीबत में पड़ गया तो उसने कैसे काम लिया, अपनी सूझबूझ से कार्य किया, अपनी समझ से काम किया और अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा। तभी वो अपनी जान को बचा पाया, वरना तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था और उसकी जान संकट में पड़ गई थी। अब यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक आपसे कहना चाहता है कि कुछ नया जानने और देखने की उत्सुकता का होना अच्छी बात है, परंतु जब हमारे बड़े एवं अनुभवी हमें कोई काम करने के लिए मना करें तो उनकी बात माननी चाहिए। ऐसा न करने पर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम किसी भी संकट में पड़ सकते हैं, किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुसीबत के समय कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए और जब कभी कोई मुसीबत पड़ जाए तो उसमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। समझ और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अपनी समझ और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाना चाहिए। जैसे चीता घबरा गया तो वो गिर गया और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, लेकिन बलदेव ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली और वो तैरकर बाहर आ गया। पहले नदी में कूद गया, उसके बाद तैरकर बाहर निकल आया। तो इसी तरीके से सभी बच्चों को भी करना चाहिए कि अपने से बड़े जो हैं उनका कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।